Hello and welcome. I am Dr. Rohitashu Chaudhary, Associate Professor in Botany, Government Dundu College, Bikaner. In this presentation, I will explain you about structure of chlorophyll. इस प्रस्तुतिकरण में मैं आपको पर्णहरित की संरचना के बारे में बताऊंगा. This is second presentation in this series. यह इस श्रृंखला का दूसरा प्रस्तुतिकरण है. The presence of magnesium in chlorophyll was discovered in 1906 and it was the first time that magnesium was detected in any living tissue. क्लोरोफिल या पर्णहरित में मैग्नीशियम की खोज 1906 में हुई थी और यह सर्वप्रथम हुआ था कि किसी सजीव ऊतक के अंदर मैग्नीशियम को देखा गया था. अर्थात इससे पूर्व किसी भी सजीव कोशिका सजीव ऊतक में मैग्नीशियम की उपस्थिति ज्ञात नहीं थी. मैग्नीशियम को किसी भी सजीव ऊतक या कोशिका में सर्वप्रथम या किसी सजीव कोशिका में पाई जाने वाली संरचना में सर्वप्रथम पर्णहरित में ही देखा गया था. The external carbon atoms of pyrrole rings have been specifically numbered 1 to 8 and have following substituents in chlorophyll A. तो जो 4 पायरोल वलय पाए जाते हैं उनमें जो बाह्य कार्बन परमाणु होते हैं, तो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पायरोल रिंग. तो प्रत्येक पायरोल वलय के जो बाहर की ओर कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी यहां पर यह दोनों कार्बन परमाणु, वलय 2 में ये दोनों कार्बन परमाणु, वलय 3 में ये दोनों कार्बन परमाणु और फोर्थ पायरोल रिंग में ये दोनों कार्बन परमाणु. तो इनको विशिष्ट क्रमांक अलग से दिया जाता है 1 से लेकर 8 तक, या कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसको R1 से R8 तक नाम दिए जाते हैं. तो यहां पर इस चित्र में इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रमांक द्वारा प्रदर्शित किया गया है. यह पोरफायरिन हेड का एक अन्य चित्र है जिसमें इन्हीं कार्बन परमाणुओं को, यानी पायरोल वलय के जो बाह्य कार्बन परमाणु है उनको R1, R2, R3, R4 प्रदर्शित किया गया है. इसी प्रकार से जो यहां पर कार्बन परमाणु होंगे वह R5 और R6 होंगे और इसी प्रकार से फोर्थ वलय में, चौथे वलय में जो यहां पर पाए जाएंगे वह R7 और R8 होंगे. इस पोरफायरिन संरचना के अंदर कार्बन परमाणु जो पोरफायरिन के पाए जाते हैं उनका क्रमांक भी प्रदर्शित किया गया है. तो दिस इज कार्बन नंबर 1 हियर. सो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So these are carbon numbers of porphyrin head. तो यहां पर यदि हम देखें तो जो R1 ग्रुप है वह इनफैक्ट कार्बन नंबर 2 पर उपस्थित है, इसीलिए इनको सीधा कार्बन क्रमांक नहीं देकर के R1, R2, R3, R4 नामकरण किया गया ताकि कार्बन परमाणु की संख्या के साथ कोई कंफ्यूजन ना हो. यदि इनको सीधा 1 से 8 नंबर दिया जाता है तो कार्बन नंबर 1 कहने पर फिर हमको यह नहीं पता चलेगा कि हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं या इस कार्बन की बात कर रहे हैं जो ओरिजिनल कार्बन नंबर है. तो R1 से R8 से तात्पर्य है R1 जो है वह कार्बन नंबर 2 को इंडिकेट करता है, R2 जो है वो कार्बन नंबर 3 को इंडिकेट करता है, R3 जो है वो कार्बन नंबर 7 को इंडिकेट करता है, R4 जो है कार्बन नंबर 8 को इंडिकेट करता है. इसी प्रकार से R5 जो होगा वह कार्बन नंबर 12 को इंडिकेट करता है, R6 कार्बन नंबर 13 को इंडिकेट करता है और इसी प्रकार से R7 और R8 कार्बन नंबर 17 और कार्बन नंबर 18 को इंडिकेट करते हैं. तो आगे सबस्टेंट्स को बताते वक्त दोनों ही नोमेनक्लेचर मैं काम में लूंगा, यानी यदि इन बाह्य पायरोल वलय के जो बाह्य कार्बन है उनको 1 से 8 तक माना जाए तो वह संख्या क्या होगी और उनको R1, R8 कहा जाए तो क्या होगा और ओरिजिनल कार्बन नंबर उनका क्या होता है. तो इन बाह्य कार्बन पर, यानी पायरोल वलय के जो बाह्य कार्बन है जिनको R1 से R8 तक क्रमांक दिया जाता है उनमें कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं. कार्बन एटम 2, 7, 12 और 18 पर, 2, 7, 12 और 18 पर, यानी ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 7, कार्बन नंबर 12 और कार्बन नंबर 18. तो R1, R2 के संदर्भ में हो गया, कार्बन नंबर 2 जो हुआ वो R1 हो गया, कार्बन नंबर 7 जो हुआ वो R3 हो गया, कार्बन नंबर 12 जो हुआ वो R5 हो गया, R4 के बाद यहाँ R5, R6
और कार्बन नंबर 18 जो हुआ वह R8 हो गया। तो कार्बन एटम की संख्या में बात करें संदर्भ में, तो कार्बन परमाणु क्रमांक 2, 7, 12 और 18 पर, और R1 के संदर्भ में बात करें तो R1, R3, R5 और R8 पर क्लोरोफिल ए में मिथाइल समूह उपस्थित होता है। तो ये यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है R1, यहाँ मिथाइल समूह, फिर यहाँ पर भी ये मिथाइल समूह उपस्थित है, यहाँ पर भी ये मिथाइल समूह उपस्थित है, और 8 पर यहाँ पर भी मिथाइल समूह उपस्थित है। तो एक्सटर्नल कार्बन्स 1, 3, 5 और 8 पर मिथाइल समूह पाया जाता है, और वैसे कार्बन परमाणु की बात करें तो कार्बन परमाणु संख्या 2, 7, 12 और 18 पर मिथाइल समूह उपस्थित होता है। कार्बन एटम 3, जिसे हम R2 भी कह सकते हैं, सो दिस इज R2 और कार्बन नंबर 3, दैट इज दिस वन हियर। सो इट possesses a vinyl group, यहाँ पर एक विनाइल ग्रुप उपस्थित होता है, CH डबल बॉन्ड CH2। देन कार्बन एटम 8 और R4 हैज एन इथाइल ग्रुप। कार्बन एटम 8 यानी यह वाला कार्बन, जिसे हम R4 भी कह सकते हैं, सो दिस वन हियर, यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप उपस्थित होता है, CH2 CH3। कार्बन 13 और R6 is attached to next methane group by a fifth isocyclic cyclopentanone ring. कार्बन नंबर 13 या R6, so this is कार्बन नंबर 13 या R6 की बात करें तो ये R6। तो यहाँ पर एक अतिरिक्त वलय और पाया जाता है, तो जो एक्सटर्नल कार्बन 6 यानी R6 या वैसे बात करें तो कार्बन नंबर 13 और नेक्स्ट जो मिथेन ब्रिज का कार्बन है उसके बीच में यह एक वलय निर्मित होता है, सो दिस इज रिंग नंबर 5। तो 4 तो पायरोल वलय होते हैं, और 5वां वलय जो कि R6 और नेक्स्ट मिथेन ब्रिज के कार्बन के बीच निर्मित होता है, इस वलय को वलय 5 नाम दिया जाता है या नंबर दिया जाता है, और इसको साइक्लोपेंटेनोन रिंग कहा जाता है। और इसके जो बाह्य कार्बन होते हैं, यानी इस रिंग के भी जो बाहर कार्बन उपस्थित होते हैं, यानी कार्बन ये और ये, इनको 9 और 10 क्रमांक दिया जाता है। अर्थात एक्सटर्नल कार्बन के संदर्भ में बात करें तो 4 वलय के जो एक्सटर्नल कार्बन है वो 1 से 8 तक नंबर दिया जाता है, और 5वें वलय के एक्सटर्नल कार्बन को नंबर 9 या 10 दिया जाता है। इसी को हम ये कह सकते हैं, दीज आर R9 एंड R10 रेस्पेक्टिवली। कार्बन नंबर 17, कार्बन नंबर 17 यानी यह वाला कार्बन, जिसको हम R7 भी कह सकते हैं। तो R7 अर्थात यहां पर यह संरचना, तो R7 और कार्बन नंबर 17 इज कनेक्टेड टू फाइटोल टेल थ्रू ए प्रोपियोनिक एसिड रेजिड्यू। तो इस कार्बन नंबर 17 पर या R7 के साथ एक फाइटोल श्रृंखला जुड़ी हुई पाई जाती है, और फाइटोल श्रृंखला और इस कार्बन के बीच में एक प्रोपियोनिक एसिड रेजिड्यू पाया जाता है, दैट इज दिस इज कार्बन नंबर 7, इट इज कनेक्टेड टू प्रोपियोनिक एसिड CH2 COH। so this is propionic acid connected to carbon number 7 or carbon number 17 or R7, and to this propionic acid is connected this phytol tail, और इस प्रोपियोनिक अम्ल के साथ यह फाइटोल श्रृंखला जुड़ी हुई उपस्थित होती है। Phytol is an insoluble long chain of carbon and hydrogen atoms. Phytol कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से बनी हुई एक अघुलनशील लंबी श्रृंखला होती है, जिसका अणुसूत्र C20H39OH होता है। तो इसका अणुसूत्र C20H39OH होता है, और यह अघुलनशील होती है और प्योर हाइड्रोकार्बन चेन होती है, यानी केवल कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनी होती है। केवल जो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसमें एक ऑक्सीजन एक सिरे पे उपस्थित होता है, उसके बाद संपूर्ण चेन जो है वह प्योर हाइड्रोकार्बन होती है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। दिस एंकर्स द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इनटू द लिपिड पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। यह जो फाइटोल श्रृंखला है, यह फाइटोल श्रृंखला ही क्लोरोफिल अणु को थाइलेकॉइड झिल्ली के लिपिड भाग में एंकर करके रखती है या बना करके रखती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेम्ब्रेन की या झिल्ली की संरचना होती है वह लिपिड बाइलेयर से निर्मित होती है, और लिपिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं या जल विरोधी होते हैं। तो उनके जल विरोधी भाग के अंदर क्लोरोफिल अणु को
बनाए रखने का काम जो किया जाता है वो इस फाइटोल श्रृंखला के द्वारा किया जाता है। यानी यह फाइटोल श्रृंखला जो है वह थाइलेकोइड झिल्ली के लिपिड बाइलेयर के अंदर धसी हुई रहती है और उसके अंदर एंकर रहने से या धसे हुए रहने से संपूर्ण क्लोरोफिल अणु जो है वह थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर अपनी एक निश्चित स्थिति या पोजीशन बनाए रखता है। क्लोरोफिल विदाउट इट्स मैग्नीशियम कोर इज कलरलेस एंड कॉल्ड फियोफाइटिन। कुछ पर्णहरित ऐसे भी होते हैं जिनमें केंद्र में मैग्नीशियम कोर अनुपस्थित होती है और ऐसा क्लोरोफिल रंगहीन होता है, कलरलेस होता है और उसको फियोफाइटिन कहा जाता है। अर्थात क्लोरोफिल ए के बीच में यदि यह मैग्नीशियम अनुपस्थित है तो फिर यह रंगहीन होता है और इसको फियोफाइटिन नाम दिया जाता है। संक्षेप में इसे फियो कहा जाता है एंड फियो इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर फोटोसिस्टम 2। यह फियो प्रकाश तंत्र 2 के लिए, जो कि प्रकाश संश्लेषण में हम आगे पढ़ेंगे, प्रकाश तंत्र 2 या फोटोसिस्टम 2 में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का कार्य किया जाता है वह फियोफाइटिन के द्वारा किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ chlorophyll. In next presentation, I will explain different types of chlorophylls found in plants. अगले प्रस्तुतिकरण में मैं अलग अलग प्रकार के पर्णहरित की संरचना को समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।